यात्रियों के नज़रिए के बारे में बात करने वाले हैं कि वहाँ पर यात्रियों ने कैसे लोगों के अपने नज़रिए बदल दिए उनके आने के कारण उनके प्रभावों ने। तो आज हम चैप्टर हिस्ट्री का पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का, जो कि है यात्रियों के नज़रिए समाज के बारे में उनकी समझ और लगभग 10वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी के बीच में है। महिलाओं और पुरुष के कार्य की तलाश में, जब भी जो महिला और पुरुष होते थे वो कार्य की तलाश में यहाँ पर प्रकृति और जो भी मतलब कि नेचर से उन पर प्रॉब्लम्स होती थी, उसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए वहाँ पर बहुत सारी मतलब चीज़ें थी। जैसे कि व्यापारी जो व्यापार करते हैं, यानी कि सामान बेचते या भेजते हैं, कुछ भी खरीदते हैं, वो सब व्यापार में आता है। वहाँ की सैनिक व्यवस्था होती थी। पुरोहित यानी कि बहुत जो पुराने होते थे विद्वान, उन्हें पुरोहित कहते थे। तीर्थयात्री यानी कि जो कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमने जाने वाले को तीर्थयात्री कहा जाता था। और साहस की भावना से प्रेरित होकर यात्राएं किया करते थे। जो भी ट्रैवल किया जा करते थे वो उन चीज़ों को प्रभावित यानी कि इंस्पिरेशन लेकर वो यात्राएं करते थे, जो कि एक नए स्थान पर बस जाते थे। या तो वहाँ पर उन्हें अगर पसंद आता था कोई भी नया स्थान तो वह वहाँ पर रहने लग जाते थे, और कुछ समय तक अगर नहीं पसंद आया तो वहाँ पर रहने के बाद वहाँ से चले जाते थे किसी और नई जगह की तलाश में। अगर वह उन्हें अच्छी लगती तो वहाँ पर रुकते, और जब तक उन्हें अच्छा लगता उस स्थान पर रुकते, और नहीं तो आगे बढ़ते चले जाते। तो इसे तीर्थ यात्रा कहते हैं। वहाँ पर निश्चित रूप के ये दुनिया को समझने के लिए ऐसे जो भी तीर्थ यात्राएं की जाती थी, वो पूरी दुनिया को समझने के लिए की जाती थी। आखिर की हमें दुनिया में हमारे क्या क्या है और कैसे लोग अपना जीवन व्यतीत करते हैं, और किस जगह पर क्या क्या चीज़ें उपलब्ध हैं। वहाँ की संस्कृति के बारे में जानते थे, वहाँ के वेशभूषा के बारे में, वहाँ की भाषाओं के बारे में, और अलग अलग व्यापार विभिन्न चीज़ों के बारे में वहाँ पर जानते थे। और उन्हीं के साथ में रहना कि लोग कैसे रहते हैं, उन स्थिति यानी परिस्थितियों में, किस सिचुएशन में, उन सिचुएशन में रहने के साथ साथ वो लोग भी उस चीज़ को एक्सपीरियंस करते थे। और फिर उन्हें अच्छा लगता तो ठीक है, नहीं तो आगे बढ़ जाया करते थे। और वहाँ पर बहुत तरीके की मेनली सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाली दो चीज़ों का नाम सामने आता है हमारे। पहला है पान का पत्ता और दूसरा है नारियल। हम इसे अच्छे से पढ़ते हैं, नारियल कहाँ से आया, और फिर यहाँ पर एक आता है यात्री का नाम, जो कि उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा फेमस कह सकते हो आप, जिसका नाम था अल बिरूनी। उसने एक किताब भी लिखी थी जिसका नाम था किताबुल हिंद। उसने उसमें अपने किताब में कुछ ऐसे जिक्र करा है कि अल बिरूनी का जन्म आधुनिक उज्बेकिस्तान में स्थित ख्वारिज़म में सन 973 मतलब 973 में हुआ था। ख्वारिज़म शिक्षा का एक महत्वपूर्ण था, वहाँ एजुकेशन एक अच्छे तरीके से था, वहाँ पर सेंटर था एजुकेशन का। तो अच्छे से अल बिरूनी यानी कि अच्छा पढ़ा लिखा हुआ था। उस समय में उन लोग से अच्छी शिक्षा प्राप्त थी, मतलब जो भी वहाँ पर हाईएस्ट एजुकेशन थी अल बिरूनी ने अच्छे से कर रखी थी। वहाँ जो अल बिरूनी था उसे कई लैंग्वेजेस आती थी, जैसे कि आगे हम जानने वाले हैं, जिसमें आती है सीरियाई, फ़ारसी, हिब्रू तथा संस्कृत। इससे 4 पूरी लैंग्वेजेस आती थी। हालांकि यूनानी भाषा का जानकर नहीं था, फिर भी वह प्लेटो तथा अन्य यूनानी दार्शनिकों को कार्य में पूरी तरह परिचित था, जिन्होंने अरबी अनुवादों के माध्यम से पढ़ा था। उसे अरबी भाषा का अनुवाद तो नहीं था, लेकिन उसने बहुत सारे जो भी यूनानी दार्शनिक थे उनकी हेल्प की। और फिर 1017 ईस्वी में ख्वारिज़म पर एक आक्रमण पश्चात सुल्तान महमूद यहाँ के कई विद्वानों तथा कवियों को अपने साथ ले गए। फिर वहाँ पर 1017 में ईस्वी में एक आक्रमण हुआ, जहाँ पर सुल्तान महमूद आए और वहाँ पर विद्वानों को और कवियों को अपने साथ ले गए अपनी राजधानी गजनी। और वहाँ पर उनमें से एक अल बिरूनी का भी नाम आता है सामने। अल बिरूनी राजधानी गजनी पहुँचने के बाद वहाँ पे बंदी बना के ले गए थे अल बिरूनी को गजनी। फिर धीरे धीरे वह शहर उसे पसंद आने लगा। यहाँ पे अल बिरूनी की बात की जा रही है। वहाँ 7 वर्ष की आयु में अपनी मृत्यु तक उसने अपना बाकी जीवन वहीं करा। उसने 70 साल जिए और पूरी लाइफ वहीं गजनी जाके ज़्यादा बिताया। गजनी में अल बिरूनी की भारत के प्रति रुचि विकसित हुई। जब अल बिरूनी भारत की रुचि जब अल बिरूनी गजनी पहुंचा तो उसे भारत के बारे में पता चला, और उसकी रुचि भारत के प्रति ज़्यादा विकसित होने लगी, बढ़ने लगी, यानी कि और कोई आसमान में बातें नहीं थी। 18वीं सदी में संस्कृत रचित खगोल विज्ञान तथा गणित और चिकित्सा
संबंधित कार्यों को अरबी भाषा में अनुवाद होने लगा था। पंजाब के गजनवी साम्राज्य के हिस्सा बन जाने के बाद स्थानीय लोगों से हुए संपर्कों, आपसी विश्वासों और समाज का वातावरण बनाने में मदद की। फिर वहाँ पर जो अल-बिरूनी था उसने गजनी आने के बाद भारत के बारे में बताया और उनका अनुवाद किया संस्कृत में, खगोलीय विज्ञान और गणित में। फिर उसके बाद अल-बिरूनी भ्रमण पुरोहितों और तथा विद्वानों के साथ कई वर्ष बिताए और संस्कृत धर्म तथा का दर्शन ज्ञान प्राप्त किया। और वो फिर कुछ साल तक साधुओं और विद्वानों के साथ रहने के बाद उसने संस्कृत का भी ज्ञान किया, धर्म का ज्ञान किया और फिर दर्शन ज्ञान का भी प्राप्त किया। और उसके बाद यात्रा कार्यक्रम स्पष्ट नहीं, फिर भी प्रतीत होता है कि उसने पंजाब और उत्तर भारत, जो कि ऊपर मतलब नॉर्थ ईस्ट भारत है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, वहाँ का आक्रमण हिस्सों की यात्राएं की थी उसने। और लिखने के समय यात्रा वृत्तांत अरबी साहित्य का एक सामान्य हिस्सा बन चुके थे। यह वृत्तांत प्राचीन में सहारा रेगिस्तान में लेकर उत्तर वैगलो नदी तक फैला क्षेत्र में संबंधित था। इसलिए हालांकि 1500 ईस्वी से पहले भारत में अल-बिरूनी को कुछ ही लोगों ने पढ़ा था, भारत बाहर कई अन्य लोग संभवतः ऐसा कर चुके थे। किताब उल हिंद के बारे में अब स्पष्ट से हम बात करने वाले हैं। अरबी में लिखी गई अल-बिरूनी की एक कृति किताब उल हिंद की भाषा सरल और स्पष्ट थी, जो कि अल-बिरूनी की किताब थी किताब उल हिंद उसकी बहुत ही ज़्यादा सरल मतलब इजी लैंग्वेज थी, को आम लोग आराम से उसे समझ सकते थे और पढ़ सकते थे। यह एक विस्तृत ग्रंथ था जिसमें कि धर्म, दर्शन, त्यौहार, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाज तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भार तोल तथा मापन विधियों, मूर्तिकला, कानून, मापदंड, विज्ञान और आदि विषयों के आधार पर 80 अध्यायों में विभाजित थे, मतलब कि 80 चैप्टर्स थे उसमें, और उन सब में ये सारी चीज़ें बताई गई थी। समानतः हालांकि हमेशा नहीं, अल-बिरूनी ने प्रेत अध्याय में एक स्पष्ट शैली का प्रयोग किया है, जिसमें आरंभ में एक प्रश्न होता था और फिर संस्कृतवादी परंपराओं आधारित वर्णन और अंत में अन्य संस्कृतों के साथ एक तुलना। आज के कुछ विद्वानों का तर्क है कि इस लगभग ज्यामितीय संरचना, जो अपनी स्पष्टता तथा पूर्व नियमितता के लिए उल्लेखनीय है, एक मुख्य कारण अल-बिरूनी का गणित की ओर झुकाव भी माना जाता है। अल-बिरूनी, जिसने लेखन में भी अरबी भाषा का प्रयोग किया था, न संभवतः अपनी कृतियाँ उपमहाद्वीप के सीमांत क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए लिखी थी। वह संस्कृत, पाली तथा प्राकृतिक ग्रंथ अरबी भाषा में अनुवाद तथा मंत्रों के प्रचलित व उसमें दंत कांथाओं से लेकर खगोल विज्ञान और चिकित्सा संबंधित कृतियाँ शामिल थी। पर साथ ही इन ग्रंथों की लेखन सामग्री शैली के विषय में उसका दृष्टिकोण, यानी कि उसका देखने का नज़रिया आलोचनात्मक तथा निश्चित रूप से वह उनमें सुधार करना चाहता था। उसे चाहता था कि जो भी चीज़ें हैं उसे अगर गलत लगती तो वो अपने अनुसार जो भी उसने देखा और सुना उसके अकॉर्डिंग वो चेंज करता था। अब बात करने वाले हैं दूसरे फेमस यात्री, मतलब दूसरे ट्रैवल का, जो कि ट्रैवलर था, जो मोस्ट ट्रैवलर था, इब्न बतूता के बारे में। इब्न बतूता, जिसने एक रिहाला नाम की किताब भी लिखी थी, एक आरंभिक विश्व यात्री था। इब्न बतूता द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत, जिसे रिहाला कहा जाता है, 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्राचुर तथा रोचक जानकारियाँ देता है। मोरक्को के इस यात्री का जन्म तंजीर के सबसे समृद्ध तथा शिक्षित परिवारों में से एक, जो इस्लामी कानून तथा सीरिया पर अपनी विशेषज्ञता प्रसिद्ध करता था और हुआ था। अपने परिवार की परंपरा के अनुसार इब्न बतूता ने कम उम्र में ही साहित्य की तथा शास्त्रानुरूढ़ शिक्षा शामिल थी। थैंक्स फॉर द वॉचिंग, साइनिंग।